हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। इसके पहले जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू किए थे, तो नॉन फाइनाइट की जब शुरुआत मैंने किया, जब नॉन फाइनाइट को इंट्रोड्यूस किया आपके सामने, तो मैंने बताया कि नॉन फाइनाइट में तीन तरह के वर्ब होंगे। एक होगा इन्फिनेटिव, जिसको हम पढ़ चुके हैं, तो आप पढ़ सकते हैं जा करके, हमने पढ़ा है, हमारे प्लेलिस्ट में होगा। फिर दूसरा हमने पढ़ा जरन, जो जिसको पिछले क्लास में हमने अभी उसको ख़त्म किया। और तीसरा हमको आज पढ़ना है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसको हम किस रूप में देखते हैं, क्या काम करेगा। इन्फिनेटिव की बात मैंने किया, इन्फिनेटिव और जरंड किस रूप में था। इन्फिनेटिव और जरंड भी जो था वो नाउन के रूप में काम कर रहा था। इन्फिनेटिव और जरंड नाउन के रूप में काम कर रहा था, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा था। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो नॉन फाइन जो हमारा जो इन्फिनेटिव है और जो जरंड है, ये दोनों नाउन के रूप में काम करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यही चीज वर्ब में आईएनजी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब में आईएनजी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, यह चीज आपने जरंड में भी देखा है। जरंड की का फॉर्मेशन कैसे होता है, वर्ब में आईएनजी, जरंड में भी वर्ब में आईएनजी था, और ये भी आपने देखा था, जरंड में देखा था। तो फिर आप यहाँ कंफ्यूज करेंगे, आपके मन में एक सवाल होगा कि ये जरंड भी है और पार्टिसिपल भी है, तो फिर कैसे पहचाने कि कब जरंड है और कब ये पार्टिसिपल है। तो देखिए, जब ये नाउन के रूप में काम करे, जब ये नाउन के रूप में काम करे, यानी सब्जेक्ट बनकर, ऑब्जेक्ट बनकर और कॉम्प्लीमेंट बन करके आए किसी सेंटेंस में, तो ये समझिए कि ये क्या है, जरंड। अगर ये सब्जेक्ट बने, अगर ये क्या बने, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, अगर ये तीन चीज के रूप में आता है किसी सेंटेंस में, तो क्या है, ये जेरंड है। अगर ये और ये किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने, कॉम्प्लीमेंट बने, तो क्या होगा, जेरंड होगा। लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे किस रूप में, अब हम इसको एडजेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे। अब ये एडजेक्टिव के रूप में जब ये काम करेगा तो वहां पे ये पार्टिसिपल हो जाएगा। एडजेक्टिव के रूप में जब ये काम करेगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। उतना ही नहीं, ये एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। मैंने कहा कि ये जो दोनों होगा, ये पार्टिसिपल जो होगा, ये एडवर्ब के रूप में भी काम करेगा, एडजेक्टिव के रूप में भी काम करेगा। बात समझ में आ रही है। तो जब ये एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में काम करने लग जाए तो वो क्या है, पार्टिसिपल है। और वही जब आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बने, तब ये क्या होगा, तब जेरंड होगा। समझ में आ गई मेरी बात। यानी कि यही चीज आपने देखा, वर्ब में आईएनजी का जो फॉर्म था, ये आपने जेरंड में भी देखा। जेरंड का भी फॉर्मेशन जो है आईएनजी से ही होता है। वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो जेरंड बनता है, और उसी से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये जब आप जैसे ही ये देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि कैसे पहचाने कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कैसे पहचाने कि वो जेरंड है। तो जब ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने, कॉम्प्लीमेंट बने, तो समझिए कि वो क्या है, जेरंड है। और जब वो एडजेक्टिव या एडवर्ब बने तो वो क्या है, पार्टिसिपल। समझ में आया। तो खैर, अब हमको पार्टिसिपल पढ़ना है। तो हमने नॉन फाइनाइट में दो तरह के वर्ब पढ़े, एक इन्फिनेटिव है, एक जेरंड। अब हमको नॉन फाइनाइट में तीन तरह के वर्ब होते हैं, एक इन्फिनेटिव, जेरंड और एक पार्टिसिपल। तो तीसरा वाला जो टाइप्स है वो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा वाला। तो हमारा आज है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल में हमको देखना है, पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं। पार्टिसिपल तीन तरह के होंगे। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में आईएनजी। एक होगा पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कभी कभी वर्ब के थर्ड फॉर्म से अलग भी होता है। अब यही चीज आप जब सुनेंगे, अगर कहीं और आपने पार्टिसिपल पढ़ा होगा, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा होगा, तो जब हम ये कहेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल होता है,
ये चीज हर जगह आपने पढ़ा होगा। देखिए कहीं कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म अलग होता है और पास्ट पार्टिसिपल अलग होता है, तो वहां पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप तो बिल्कुल अलग पढ़ा रहे हैं। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं, कुछ कुछ पास्ट पार्टिसिपल ऐसे भी है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं। अधिकांश वर्ब का थर्ड फॉर्म ही, अधिकांश जो वर्ब होते हैं उनके थर्ड फॉर्म ही होते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखिए कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि उनका थर्ड फॉर्म अलग होता है, पास्ट पार्टिसिपल अलग होता है। इसकी चर्चा हम पास्ट पार्टिसिपल को जब पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे अलग से। तो अब देखिएगा, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपने ये फॉर्म भी देखा था जरंड में और ये भी देखा था ना। ये क्या था, मैंने कहा था कि ये सिंपल जरंड है या प्रेजेंट फॉर्म है जरंड का, और इसको मैंने कहा कि ये परफेक्ट जरंड होगा, ठीक है ना। अब ये मैं कह रहा हूं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसको मैं बोल रहा हूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो जो वही मैंने कहा कि कब इसको पार्टिसिपल बोलेंगे, कब इसको जरंड बोलेंगे, इन दोनों को ये पार्टिसिपल तब होंगे, जरंड तब होंगे जब ये सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनेंगे तो जरंड होंगे, और जब ये एडजेक्टिव या एडवर्ब बनेंगे तो क्या होंगे, पार्टिसिपल होंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये तीन तरह के पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसी में दो चीज और जोड़ लीजिए, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये भी आपने जरंड में देखा था। तो मैंने कहा कि जब आपको लगे कि जरंड है कि पार्टिसिपल है, तो इसका एक ही सवाल, इस सवाल का एक ही जवाब है, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है तो जरंड है, और अगर वो एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो पार्टिसिपल है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, ये पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म है, पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म। देखिए पैसिव और एक्टिव फॉर्म आपने इन्फिनेटिव में भी देखा, जरंड में भी देखा, पार्टिसिपल में भी पैसिव फॉर्म होता है। तो ये सभी क्या है, ये दोनों क्या है, एक्टिव फॉर्म है, और ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। और इसी में एक चीज और जोड़ लीजिए, क्या, बीइंग, इसमें पार्टिसिपल में ये भी हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, ये भी अगर देखा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। बी में आपने आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो गया, अरे भाई बी में अगर आपने आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो गया, बीइंग हो गया ना। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये आपको इन्हीं का यूज आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है किस रूप में काम करेगा, या फिर हम पार्टिसिपल की बात करें तो किस रूप में काम करेंगे। ये पार्टिसिपल जो होगा, चाहे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें चाहे पास्ट पार्टिसिपल की बात करें, ये वर्ब के रूप में अकेले अकेले वर्ब नहीं बन सकते। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, और कहीं कहीं ये एडवर्ब के रूप में भी काम करते हैं, एडवर्ब के रूप में भी काम करते हैं। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश जो जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है वो ये नहीं मानता, ट्रेडिशनल इंग्लिश ये मानता है कि केवल एडजेक्टिव के रूप में ही काम करता है, लेकिन हमारा मॉडर्न इंग्लिश अभी ये मान रहा है कि ये एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। ठीक है, ये दोनों रूपों में काम करेगा, और सहायक क्रिया के साथ, सहायक क्रिया के साथ किसका काम करेगा, मेन वर्ब का भी काम करेगा। कहां पे, हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूअस में, he is going, he was going, he will be going, present continuous, he has been, he has been playing for 1 hour, he had been playing for 1 hour, he will have been प्लेइंग फॉर 1 hour। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो ये मेन वर्ब का काम करता है। ये तो आपने पढ़ा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही तो आता है। तो हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस 6 तरह के टेंस में जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है,
तो ये मेन वर्ब बन जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ अन्य कंडीशन में ये किस रूप में काम करेगा, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। मॉडर्न इंग्लिश बोलता है कि ये केवल एडजेक्टिव के रूप नहीं, जो ट्रेडिशनल इंग्लिश बोलता है कि ये केवल किस रूप में काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ये मान रहा है कि ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है और एडवर्ब के रूप में भी काम करता है, ठीक है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा मेन वर्ब बन करके, किसमें, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना समझ में आया। अब चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, कहाँ कहाँ उसका यूज होगा उसको हम देखेंगे। देखिए फिलहाल तो ये एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का देखिएगा, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन दोनों का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे अगले क्लास में। फिलहाल हम इसको दूसरे रूप में पहले पढ़ते हैं, एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हम अलग क्लास में पढ़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आपको इसका परिचय दे देते हैं। जैसे देखिएगा एडजेक्टिव के रूप में काम कैसे करेगा, जैसे देखिएगा, देखिए मैंने एक अब देखिएगा दोनों में अंतर कोई है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखिएगा मैंने, आप केवल यहाँ पे समझिए, लिखिए नहीं, मैंने एक नीली चिड़िया देखा। अब चिड़िया नीली थी कि काली थी, खैर उससे ज्यादा बहस नहीं है। हमको ये बताना है कि मैंने एक नीली चिड़िया देखा। चिड़िया कैसी थी, नीली, ये क्या एडजेक्टिव है। मैंने एक सुंदर चिड़िया देखा, कैसी थी चिड़िया, सुंदर, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि कैसी थी। अब जरा इसको देखिएगा, मैंने एक उड़ती चिड़िया को देखा, कैसी चिड़िया, उड़ती चिड़िया। तो जो काम यहाँ पे नीली कर रहा है ये एडजेक्टिव है, तो वही काम तो यहाँ पे ये भी कर रहा है। कह रहा है कि मैंने एक नीली चिड़िया देखा, कैसी चिड़िया, नीली, और मैंने एक उड़ती चिड़िया देखा, कैसी चिड़िया, उड़ती हुई, उड़ती या उड़ती हुई, ठीक है। तो ये जो काम यहाँ पे ये कर रहा है एडजेक्टिव, वही काम यहाँ पे ये भी कर रहा है। तो जब कोई क्रिया एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, जब भी कोई क्रिया, सुनिएगा, जब भी कोई क्रिया, जब भी कोई क्रिया किसी नाउन का, किसी प्रोनाउन का वर्णन करने लग जाए, जब भी कोई ना, देखिए एडजेक्टिव क्या करता है, कहा जाए कि राजेश एक ईमानदार लड़का है, राजेश कैसा लड़का है, तो ईमानदार क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव। अब अगर कहा जाए कि मैंने एक नीली कार देखा, मैंने एक नीली कार देखा, कार कैसी थी, अब मैंने एक दौड़ती हुई कार देखा, कैसी थी, है ना। तो जो काम नीली कर किया यानी एडजेक्टिव, वही काम यहाँ पे दौड़ती हुई यानी दौड़ती क्रिया है। तो जब कोई क्रिया किसी नाउन का, प्रोनाउन का वर्णन करने लग जाए, उसके बारे में कुछ बताने लग जाए, तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो जब क्रिया एडजेक्टिव का काम करे, जो क्रिया एडजेक्टिव का काम करे, तो वो क्या बनेगा, पार्टिसिपल बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। अब जैसे अगर कहा जाए मैं छोटे बच्चों को पसंद करता हूं, या फिर अगर कहा जाए हंसते हुए,
ये देखिएगा, मैं छोटे बच्चों को पसंद करता हूं। कैसे बच्चे? मैं हंसते हुए बच्चों को पसंद करता हूं। कैसे बच्चे? जो काम यहाँ छोटे यानी एडजेक्टिव, छोटा बड़ा अच्छा बुरा, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ही तो है। माना जो चीज ये बताए कि कोई चीज कैसी है, कोई व्यक्ति कैसा है, वो क्या है? जिस शब्द से ये पता चले कि कोई वस्तु या व्यक्ति कैसा है, किस अवस्था में है, तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये भी तो बता रहा है कि मैं किस बच्चे को पसंद कर रहा हूँ? छोटे बच्चों को। यहाँ पे मैं हंसते हुए बच्चों को पसंद करता हूँ, मैं हंसने वाले बच्चों को पसंद करता हूँ। समझ में आ गया? मैंने कहा मुझे मुझे शरारती बच्चे पसंद नहीं। कैसे बच्चे? शरारती एडजेक्टिव है। कैसे बच्चे? शरारती। अब कहें कि मुझे रोने वाले बच्चे पसंद नहीं, मुझे रोते हुए बच्चे पसंद नहीं। कैसे बच्चे? तो जो काम शरारती कर रहा है वही काम रोते हुए यानी क्रिया भी कर रही है। तो जब कोई क्रिया एडजेक्टिव का काम कर जाए यानी नाउन का वर्णन करने लग जाए, प्रोनाउन का वर्णन करने लग जाए, तो क्या है? एडजेक्टिव। तो वो क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल बनेगा। चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर वो क्रिया चल रही है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, समाप्त हो गई है पास्ट पार्टिसिपल। खैर उसकी चर्चा बाद में होगी। अब हम आते हैं कि यहां पे देखिएगा, ये 4 सेंटेंस है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए,
ये चारों सेंटेंस में कुछ अलग अलग तरह की विशेषताएं आपको देखेंगे, कुछ अलग अलग तरह के भाव दिखेंगे। जरा देखिएगा, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, रोहन टहलते हुए बाजार जा रहा था। रोहन टहलते हुए बाजार जा रहा था। आपको जब मैंने ट्रांसलेशन शुरू में पढ़ाया था, तो जैसे अगर कहा जाए, अच्छा यहां पे ऐसे भी आता है, क्रिया प्लस कर या करके, ऐसे भी आता है, इस तरह की भी संरचना आती है। जरा देखिए, अगर कहा जाए कि रोहन टहलते हुए बाजार जा रहा था, एक चीज आपको मैंने बताया था शुरू में, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर, जैसे अगर कहा जाए कि वह धीरे धीरे टहल रहा है, वह धीरे धीरे टहलता है। कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, यहां तक आएगा। चलिए इसको यहां लिख दें। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, फिर इस सेंटेंस को देखिए, यहां लिखा है वह धीरे धीरे टहलता है। कैसे टहलता है, यानी कि टहलने की क्रिया कैसे होती है, धीरे धीरे, है ना। तो ये आपका क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये आप मानते हैं, ऐसा आपको लग रहा है। कह रहा है कि वह धीरे धीरे टहलता है। कैसे टहल रहा है, यानी कि कोई क्रिया कैसे हो रही है, कोई क्रिया अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, तो वो क्या है, तो जो इससे ये पता चल रहा है कि टहलने की क्रिया कैसे हो रही है, तो ये किसका काम करेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी अगर वो पढ़ रहा है, वो ध्यानपूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, ध्यानपूर्वक। कहा जाए कि वह बोलकर पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, वह बैठ कर पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, वह लेट कर पढ़ता है। कैसे पढ़ता है ना। तो यानी कि जिससे ये पता चले कि कोई क्रिया जो हो रही है कैसे हो रही है, तो वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब जरा एक चीज देखिएगा, यहाँ कहा कि वो धीरे धीरे टहलता है, तो ये धीरे धीरे क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। जरा इसको देखिएगा, वो टहलते हुए बाजार जा रहा था। वो बाजार कैसे जा रहा था, बाजार कैसे जा रहा था, टहलते हुए। यानी कि किसका काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। क्रिया तो यहाँ पे दो है कि नहीं, एक टहलना, एक जाना। एक टहलना और एक जाना। अच्छा आप बताइए, मेन वर्ब क्या है, यहां पर मेन वर्ब क्या है, हिंदी के वाक्य में मेन वर्ब कहां होगा, बिल्कुल लास्ट में। हिंदी के वाक्य में मेन वर्ब कहां होगा, बिल्कुल। लेकिन इंग्लिश के वाक्य में, इंग्लिश के सेंटेंस में मेन वर्ब कहां होगा, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद या फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। बात समझ में आ गई। लेकिन हिंदी के सेंटेंस में मेन वर्ब होगा कहां, अंत में। लेकिन अब यहां पे जरा देखिएगा, तो जब ये मेन वर्ब है तो ये कह रहा है कि टहलते हुए। अच्छा एक चीज और है कि ये क्रिया, इस क्रिया पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्ता का, ये इसकी चर्चा पहले हो चुकी है कि जिस क्रिया पर टेंस का और कर्ता के एक वचन बहुवचन होने का कोई प्रभाव न पड़े, तो वह क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। खैर उससे हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, हमको यहाँ ये पढ़ना है। अब आप एक बात बताइए, आप यह तो मानते हैं कि ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और जा कहां रहा है, बाजार। अब कैसे जा रहा है, टहलते हुए। ठीक है, तो अब देखिए पार्टिसिपल का प्लेस कहां होगा, देखिएगा
अब हम इसको बनाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब जा रहा था तो टहलने की क्रिया चल रही थी कि समाप्त हो गई थी? चल रही थी ना। तो अगर पार्टिसिपल की क्रिया चल रही हो, देखिए पार्टिसिपल की ये विशेषता है, ऐसे आएगा, टहलते हुए, टहलकर, बैठते हुए, बैठकर, सोते हुए, सोकर, सोते सोते, बैठते बैठते, बोलते बोलते, चलते चलते, चलते हुए, चलकर, ये सब क्या है? पार्टिसिपल यही बनेंगे। समझ में आ गया? तो एक बात बताएं, ये आपका मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद जो क्रिया है, जो वर्ब है, वही या तो इन्फिनेटिव है, या तो जेरंड है, या तो क्या है? पार्टिसिपल है। तो ये है आपका टहलते हुए। इस तरह की क्रिया आपने नहीं देखा। आपने देखा कि टहलना एक व्यायाम है, या तो इन्फिनेटिव या तो जेरंड। सब्जेक्ट बना, मैं टहलना पसंद करता हूं, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक टू वॉक। ऑब्जेक्ट बना, आई लाइक टू, हाँ आई लव टू, आई लव टू वॉक, आई लाइक टू वॉक, दोनों चला। तो मेरे कहने का मतलब कि वो क्या बना, ये इस तरह से नहीं देखा आपने, टहलते हुए, ये नहीं देखा आपने। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बाजार जा रहा था टहलते हुए। अब हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखे? सब्जेक्ट। कहाँ क्या लिखे? सब्जेक्ट। देखिएगा, पार्टिसिपल की जो क्रिया होगी कहाँ आप लिखेंगे? पहली बात होता है, पार्टिसिपल की क्रिया का 3 जगह होगा। एक तो या तो एकदम शुरू में, एक तो वाक्य के एकदम शुरुआत में, या फिर वाक्य के अंत में, या फिर सब्जेक्ट के तुरंत आसपास। चलिए देखिए, रोहन टहलते हुए बाजार जा रहा था, तो हमने यहां पे लिखा जा कौन रहा था? रोहन। जा रहा था कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, गोइंग। अब कहां जा रहा था? अच्छा एक चीज आपको बताएं, मेन वर्ब से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद हम पार्टिसिपल की क्रिया के बारे में सोचेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? मेन वर्ब से रिलेटेड जितने शब्द होंगे पहले उसको उसके साथ लिख लेंगे, उसके बाद हम पार्टिसिपल की क्रिया को लिखेंगे या उसके बारे में कुछ सोचेंगे। सुनिए, तो रोहन वाज गोइंग, कहां जा रहा था? बाजार का संबंध जाने से है कि टहलने से? जाने से। तो रोहन वाज गोइंग टू मार्केट। अब आप यह मानते हैं कि वो टहलते हुए जा रहा था, तो टहलने की क्रिया चल रही थी कि समाप्त हो गई थी? चल रही थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर पार्टिसिपल की क्रिया चल रही है, मुख्य क्रिया होने के दौरान, मुख्य क्रिया के दौरान अगर पार्टिसिपल की क्रिया चल रही है, या बोलने के समय चल रही है, मानो मुख्य क्रिया के दौरान ये क्रिया जब हुई, तो उस समय अगर ये क्रिया चल रही है तो ये बनेगा क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। यहाँ पे एक कामा हम दे रहे हैं, कामा का क्या मतलब है वो हम अभी चर्चा करेंगे। वॉकिंग। He was going to market, walking। यहां तक आपको समझ में आया? अब आपको बताएं कि ये वॉकिंग आप यहां भी लिख सकते थे, यहां भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वॉकिंग कामा रोहन वाज गोइंग टू मार्केट, आप ऐसे भी लिख सकते थे। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रोहन और यहां पे कामा वॉकिंग, फिर कामा वाज गोइंग टू मार्केट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 जगह है इसकी पार्टिसिपल की। भाई देखिए, पार्टिसिपल की क्रिया कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि इसके करीब में ही लिखा जाए, ज्यादा बेहतर होगा कि इसके करीब में ही लिखा जाए। तो ज्यादा बेहतर क्या होगा? या तो ऐसे लिखा जाए, बिल्कुल, या फिर यहां ऐसे लिखा जाए, रोहन वॉकिंग कामा फिर वाज गोइंग टू मार्केट। फिर यहां पे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा लिख भी दे रहे हैं, वॉकिंग वाज गोइंग टू मार्केट। ये 3 तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप बता दें, अब आपको एक चीज बताएं कि ये कामा की जरूरत क्यों है? देखिए, अगर आप यहां लिखते हैं
इस पार्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको आप यहां लिखेंगे तो कामा लगा करके ही लिखेंगे। पार्टिसिपल को जब यहां लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे, तो आप उसके बाद से कामा लगा करके ही लिखेंगे। समझ में आया? जब आप यहां लिखेंगे तो आप इसको यहां से भी बीच में अगर लिख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद, तो आप यहां भी कामा लगाएंगे, यहां भी कामा लगाएंगे, तो उसके बाद से बाकी हिस्से को लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। बेहतर क्या है, या तो इसको वो सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए या तो वाक्य के अंत में लिखिए, लेकिन जब भी लिखिए कामा लगा दीजिए। हम इसको मिटा, इन दोनों को मिटाते हैं, इसी को रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 तरीका है इसको लिखने का, या तो लास्ट में या तो शुरू में, और चूंकि ये टहलने की क्रिया रोहन कर रहा है तो इसी के तुरंत बाद भी लिख सकते हैं। लेकिन बाकी वाक्य को कैसे लिखे, बाकी पार्ट को ये कामा लगा करके यहां से इसको यहां से अलग करेंगे, देखिएगा ये इस कामा से इसको इससे अलग करेंगे और इस कामा से इसको इससे अलग कर देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा आसान आपके लिए देखिए, या तो ये या तो ये, ठीक है, दोनों चलेगा। अब आपको बताते हैं अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है, अब थोड़ा ज्यादा खींच रहा है लंबा, देखिए क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे देखिए रोहन वाज गोइंग टू मार्केट वॉकिंग, तो यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, ये बता रहा है कि कोई क्रिया हो रही है, तो कैसे हो रही है, एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में। अच्छा यहाँ पे कामा अगर न लगाए, मार्केट के बाद से वॉकिंग आया है ना, अगर यहाँ हम कामा हटा दे तो इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये टहलने की क्रिया ये कर रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं ना, नहीं ना। इसलिए बेहतर है कि इसको हम यहाँ पे कामा लगा दें। समझ में आ रहा है? अगर इस कामा ना लगाया जाए इसका मतलब कि ये टहलने की क्रिया ये कर रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आप जब वाक्य संरचना करेंगे उस समय। ये समझ में आया है? चलिए जरा इसको देखते हैं। मैं बाजार जाते हुए, मैं बाजार जाते वक्त, जाते समय, जाते जाते या जाते हुए, चलिए हमने यहां पे लिखा कि मैं बाजार जाते हुए। रोहित को देखा, मिला, चलिए रोहित से मिला। आप जरा देखिएगा इसमें इसमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा, पहले इसको देख लेते हैं। मैं बाजार जाते हुए रोहित से मिला, कौन जा रहा था, मैं, चलिए लिखा आई। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है मिलना, मेट, पास्ट इनफिनिट है, सेकंड फॉर्म मेट। किससे मिला, रोहित से मिला, आई मेट रोहित। अच्छा एक बात बताइए, मैं बाजार जाते हुए रोहित से मिला, ये बता क्या रहा है, समय बता रहा है कि तरीका बता रहा है, मिलने का समय बता रहा है कि मिलने का तरीका बता रहा है? ध्यान से सुनिएगा, मैं बाजार जाते हुए रोहित से मिला, मैं बाजार जाते वक्त, मैं बाजार जाते समय रोहित से मिला, मैं बाजार जाते हुए रोहित से मिला, जाते हुए रोहित से मिला, यानी कि यहाँ पे समय बताएगा, समय बताएगा। अच्छा इसमें इसमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको, सुनिएगा अंतर क्या है, अंतर क्या है सुनिए। देखिए ये समय ही बताएगा, आपको बताएं। जैसे देखिए जाने की क्रिया बीच में हो रही, देखिए जाने की क्रिया चल रही थी पहले, आपको क्या लग रहा है, जाने की क्रिया पहले से चल रही थी,
मिलने की क्रिया बीच में आकस्मिक रूप से हो गई। ऐसा लग रहा है ना, यानी कि मिलने की क्रिया बीच में हुई, जाने की क्रिया चल रही थी, जाने की क्रिया चल रही थी और मिलने की क्रिया बीच में हुई, यानी ये पहले से चल रही थी, ये बीच में हो गई। आप ये मानते हैं? यार इसको देखिएगा, रोहन टहलते हुए बाजार जा रहा था, टहलते हुए बाजार जा रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा इन दोनों में अंतर क्या है। अच्छा, दोनों में दोनों क्रियाएं एक ही व्यक्ति द्वारा हो रही हैं। रोहन टहल भी रहा है, जा भी रहा है, मैं जा भी रहा हूं, मिल भी रहा हूं। देखिए अंतर क्या है कि टहलने की क्रिया और जाने की क्रिया साथ साथ चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है? मैं टहलते हुए बाजार जा रहा था, यानी कि टहल भी रहा था, उसी समय जा रहा था, यानी कि टहलना और जाना दोनों कार्य एक साथ हो रहे थे। ऐसा आपको लग रहा है? लग रहा है ना? एक तो ये पहचान है। दूसरी चीज, यहां पे आप देखेंगे कि ये दोनों काम एक साथ नहीं चल रहे हैं, ये काम पहले से चल रहा था, ये काम बीच में घटित हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के क्रिया के साथ न शुरू होकर के पार्टिसिपल की क्रिया पहले से चल रही थी और मुख्य क्रिया बीच में हो गई, तो वहां पे वो क्या बताएगा? ऐसे भी तो वाक्य बन सकता है, मैं बाजार जाते वक्त या बाजार जाते समय रोहित से मिला। कब मिला? जाते वक्त, जाते समय। कब मिला? जाते हुए। ये आपका तरीका नहीं, ये समय बता रहा है। अगर दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, जैसे देखिए ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल की बात मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि इसको पहचानेंगे कैसे। पहचानेंगे ऐसे कि अगर दोनों क्रिया साथ साथ चल रही है तो ये क्रिया मुख्य क्रिया का एडवर्ब ऑफ मैनर बन के आएगा। लेकिन अगर मुख्य क्रिया पार्टिसिपल की क्रिया पहले से चल रही है और मुख्य क्रिया उसके बीच में हो रही है, तो वो क्या बताएगा? समय का बोध कराएगा। आया है समझ में? तो इन दोनों में अंतर है, दोनों साथ साथ चल रहा है, ये दोनों साथ साथ नहीं चला, ये पहले से चल रहा है, ये बीच में आकस्मिक रूप से हो गया। आया समझ में? तो यहां पे आप ऐसे बनाएंगे, आई मेट रोहित, यहां पे एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वाइल। वाइल, वाइल मतलब यहां पे जब से है, समय का बोध करा रहा है, यहां ये समय का बोध करा रहा है, ठीक है ना? जब मुख्य क्रिया बीच में घटित हो तो वह समय का बोध कराएगा, ठीक है? तो वाइल और जाते हुए, जाने की क्रिया चल रही थी कि समाप्त हो गई? वाइल प्रेजेंट पार्टिसिपल, गोइंग टू कहा? मार्केट। समझ में आया है? हाँ, जाते हुए तो पहचान है। जाते हुए से आपको क्या लग रहा है कि जाने की क्रिया चल रही थी मिलने के समय कि समाप्त हो गई थी? चल रही थी। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है कि जब कहा जाए जाते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, सोते हुए, जाते जाते, जाते वक्त, लिखते वक्त, पढ़ते वक्त, पढ़ते पढ़ते, ये सारी चीजें ये बता रहा है कि ये क्रिया चल रही है। और जो क्रिया अगर पार्टिसिपल की क्रिया चल रही है तो क्या होगा? किसमें बदलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। आपको ये दो सेंटेंस समझ में आया है? आपने देखा कि दोनों सेंटेंस एक ही व्यक्ति द्वारा हो रहा है, दोनों क्रियाएं एक ही व्यक्ति द्वारा हो रही है। समझ में आया कि नहीं? वाक्य संरचना आपको समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आप चाहें तो आप वाइल गोइंग टू मार्केट को आप यहां पहले भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख दीजिए, वाइल गोइंग टू मार्केट आई मेट रोहित। तब आपको यहां पे कामा लगाना पड़ेगा। अच्छा, वाइल यहां पे लगाया है मैंने, यहां पे कामा नहीं लगाया क्योंकि वाइल जो है ना,
यहाँ पे एक तरीके से जोड़ने का काम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कामा की जरूरत नहीं। ये दोनों वाक्य आपको समझ में आए हैं? अगर मुख्य क्रिया, सुनिएगा, पार्टिसिपल की क्रिया चल रही है, अगर मुख्य क्रिया बीच में घटित होती है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? पार्टिसिपल के पहले वाइल का यूज करेंगे। अब जरा देखिएगा तीसरा सेंटेंस, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, पढ़ कौन रहा था? सोया कौन? दोनों काम एक ही व्यक्ति। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते वक्त सो गया, वह पढ़ते समय सो गया, तीनों का मतलब एक ही है, पढ़ते पढ़ते सो गया। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ते पढ़ते सो गया क्या बता रहा है? ये सोने का तरीका बता रहा है कि सोने का समय बता रहा है? वही बात मैं यहां भी कह रहा हूं कि वह बाजार जाते हुए रोहित से मिला। बाजार जाते हुए वो रोहित से मिला। सुनिएगा, ये मिलने का तरीका था क्या? जाना नहीं, जाना मिलने का समय था। समय बता रहा है कि कब मिला? जब जा रहा था। समझ में आ रहा है? कब मिला? जब जा रहा था। और कब सोया? जब पढ़ रहा था। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते वक्त सो गया, वह पढ़ते समय सो गया। पढ़ते वक्त, जाते समय, जाते जाते, इन सब का मतलब, जाते वक्त, जाते समय, जाते जाते, जाते हुए, इन सब का मतलब एक ही है। यहाँ पे वाइल का यूज करेंगे। सुनिएगा, दोनों क्रियाएं एक व्यक्ति द्वारा हो रही हैं। अगर मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के बीच में हुई है तो आप पार्टिसिपल के साथ यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वाइल का यूज करेंगे। समझ में आ गया? इसको एक दो बार आप देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। चलिए आगे देखें। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, तो सोने का, पढ़ना सोने का तरीका है कि सोने का समय है? हाँ, यानी कि वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते वक्त सो गया, वह पढ़ते समय सो गया। तो दोनों काम एक ही व्यक्ति द्वारा हुई। तो अब लिखेंगे ही स्लेप्ट। ही स्लेप्ट पास्ट इनफिनिट है ना? पढ़ते पढ़ते, पढ़ते हुए, पढ़ते वक्त, पढ़ते समय। ठीक है, अब इसको लिखेंगे यहां पे। तो हमने कहा ना, अच्छा एक बात बताइए, जाने का और पढ़ने का समय, सोने का समय और पढ़ने का समय साथ साथ चल रहा है कि कोई क्रिया बीच में हुई है? सुनिए, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, मुख्य क्रिया बीच में हुई है। मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के साथ नहीं चल रही थी। यहां भी देखिए, मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के बीच में हुई थी, यहां भी मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के बीच में हो रही है। मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के बीच में हो तो आप पार्टिसिपल के साथ क्या लगाएंगे? वाइल। समझ में आया? अब पार्टिसिपल को जगह क्या होगी आपको मैंने बताया क्या? या तो वाक्य के अंत में, या तो वाक्य के शुरू में, सब्जेक्ट के पहले, या तो फिर सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, लिखा हमने ही स्लेप्ट वाइल रीडिंग। अच्छा, स्टडिंग भी लिख सकते हैं, ही स्लेप्ट वाइल रीडिंग। अच्छा, ही स्लेप्ट वाइल स्टडिंग। क्यों जी, समझ में आया? आप चाहें तो वाइल रीडिंग को पहले लिख सकते हैं, वाइल रीडिंग कामा ही स्लेप्ट, वाइल रीडिंग कामा ही स्लेप्ट। आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया है? अब जरा देखिएगा, ये सेंटेंस इन तीनों से बदल जाएगा। देखिए क्या है इसमें, मैं उन्हें बागीचे में फूल तोड़ते हुए देखा। कौन देखा? मैं। चलिए, आए, देखा मेन वर्ब यही है ना? देखना ही वर्ब है ना, मेन वर्ब। तो पास्ट इनफिनिट टेंस सा। चलिए, किसको देखा? देखा पास्ट इनफिनिट। अच्छा, मैंने किसको देखा? किसको देखा? आपको ऐसा लगता है ना? चलिए, यानी इसका ये ऑब्जेक्ट है, मैंने उन्हें देखा। अच्छा, फिर कह रहा बागीचे में फूल तोड़ते हुए। मैंने उन्हें बागीचे में फूल तोड़ते हुए देखा। ये तो आपने माना कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और देखने का ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है?
अच्छा सुनो, पहले देखा कौन? मैं, तो सब्जेक्ट हुआ देखा, मेन वर्ब। अच्छा देखा किसको? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बागीचे में फूल तोड़ते हुए देखा। अब आप जरा एक बात बताइए, चलिए, तो जब देखा उस समय तोड़ने की क्रिया चल रही थी कि समाप्त हो गई थी? चल रही थी ना? चलिए लिखते हैं, चल रही थी, तो यानी कि प्लकिंग। अब क्या तोड़ते हुए? फूल इसका ऑब्जेक्ट है, फ्लावर्स। अब कहां तोड़ते हुए? बागीचे में, इन द गार्डन। अब एक चीज आपको यह देखना है, यहां पे फिर से यहां देखिएगा, आप यहां ये देखिएगा, पिछले दोनों वाक्यों में दोनों क्रिया एक ही व्यक्ति कर रहा था, जरा इसमें भी शायद एक ही व्यक्ति कर रहा है या फिर अलग अलग, जरा देखिएगा। आप जरा इसको पढ़ के देखिए। मैंने उन्हें बागीचे में फूल तोड़ते हुए देखा। देखा कौन? अच्छा, फूल कौन तोड़ रहा था? मैं क्यों? ये तोड़ रहे थे। मैं कि ये तोड़ रहे थे ना? तो बदल गया कि नहीं? वहां पे दोनों क्रिया, इन तीनों में दोनों क्रियाएं एक ही व्यक्ति द्वारा हो रही थी, यानी कि मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट ही पार्टिसिपल की क्रिया कर रहा था। यानी कि मुख्य क्रिया का जो सब्जेक्ट था, यहाँ रोहन ही पार्टिसिपल की क्रिया कर रहा है, यहाँ मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट मैं ही जो है पार्टिसिपल की क्रिया कर रहा है, यहाँ भी मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट पार्टिसिपल की क्रिया कर रहा है। तीनों में पार्टिसिपल की क्रिया सब्जेक्ट ही कर रहा है। अब जरा यहाँ पे आपने क्या देखा? आपने यहाँ देखा कि मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट ये है, अमुख्य क्रिया ये है, अमुख्य क्रिया का ऑब्जेक्ट है ये। लेकिन आपने यहाँ ये पाया कि पार्टिसिपल की क्रिया कौन कर रहा है? ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। समझ में आया? आपने यहां देखा कि ये दो कौन टहल रहा है? रोहन। यहां पे कौन जा रहा है? आय। यहां पे कौन पढ़ रहा है? ही। यहां पे कौन तोड़ रहा है? अंतर है ना? इन तीनों वाक्यों में पार्टिसिपल की क्रिया सब्जेक्ट ही कर रहा था, मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट कर रहा था। लेकिन इस वाक्य में पार्टिसिपल की क्रिया कौन रहा है? कौन कर रहा है? मुख्य क्रिया का ऑब्जेक्ट कर रहा है। समझ में आया? तो अब यहां इस कंडीशन में, अभी तीन कंडीशन में मैंने ये बताया कि आप पार्टिसिपल को आप पहले भी लिख सकते हैं, अंत में भी लिख सकते हैं, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी लिख सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे तो सब्जेक्ट के पहले बाद, और माना उसके पहले और बाद में, यानी अगर यहां बीच में लिखेंगे तो इधर भी कामा, इधर भी, और इधर भी कामा। समझ में आ गया? लेकिन अगर ये क्रिया ऑब्जेक्ट कर रहा है तो आपको इसको बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखना है, आप इसको पहले नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये यहां पे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। एक कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, एक कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। ये फूल तोड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? डैम। ये बता रहा है कि इसका संबंध, ये किसके बारे में बता रहा है? मेरे बारे में नहीं बता रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है? उन्हें के बारे में बता रहा है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में। खैर मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा, अगर पार्टिसिपल की क्रिया मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट कर रहा है तो आप पार्टिसिपल की क्रिया को अंत में लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, और सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उस कंडीशन में पार्टिसिपल के साथ कामा रहेगा। यहां रहेगा तो भी कामा रहेगा, यहां रहेगा तो यहां कामा रहेगा, अगर यहां है तो पहले और बाद में भी कामा रहेगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर पार्टिसिपल की क्रिया ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया? तो इन तीनों में देखा कि दोनों वहां क्रिया एक ही व्यक्ति कर रहा है, और यहाँ पे दोनों क्रियाएं अलग अलग व्यक्ति द्वारा हो रही है। समझ में आया? तो ये एक कंडीशन देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक प्रयोग तब होगा जब पार्टिसिपल की क्रिया चल रही है। पार्टिसिपल की क्रिया
चल रही हो तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन वो भी है जहां पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त हो गई है तो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं कुछ कंडीशन में, कुछ कंडीशन के साथ। तो अगर पार्टिसिपल की क्रिया चल रही है तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और इन सारे सेंटेंस में आपने देखा कि पार्टिसिपल की क्रिया चल रही है। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं इसको, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ठीक है। वो आपको केवल समझाने के लिए था। ठीक है, ठीक है। जरा देखिएगा, वह कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था? सब्जेक्ट तो यही है ना, पढ़ रहा था, पढ़ रहा। अच्छा, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, ये मेन वर्ब है। तो चलिए, पढ़ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, तो ही वाज स्टडिंग या रीडिंग, रीडिंग भी लिख सकते हैं, ही वाज स्टडिंग। अच्छा, कैसे पढ़ रहा था? कुर्सी पर बैठकर। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज आपको देखना है, जरा देखिएगा, बैठने की क्रिया और पढ़ने की क्रिया साथ साथ चल रही थी, आकि बैठने की क्रिया पहले से चल रही थी, पढ़ने की क्रिया बीच में हो गई, ऐसा था? ऐसा लगता है कि बैठने की और पढ़ने की क्रिया साथ साथ चल रही थी। ठीक है, साथ साथ चल रही थी। अच्छा, एक बात और आप बताइए, आपका सेंस क्या कर रहा है? ये पढ़ने का समय बता रहा है कि पढ़ने का तरीका बता रहा है? पढ़ने का तरीका बता रहा है कि वह कैसे पढ़ रहा था। बैठ कर पढ़ रहा था, वह सो कर पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था? वह बोल कर पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था? बोलकर। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़ते समय बैठने की क्रिया चल रही थी कि समाप्त हो गई थी? चल रही थी। बैठ कर पढ़ रहा था, आप बैठ कर ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो बैठने की क्रिया चल रही थी कि चल रही है कि खत्म हो गई है? आप भी बैठ कर पढ़ रहे हैं, हम बोलेंगे कि आप बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो आप बैठ कर पढ़ रहे हैं तो आपके बैठने की क्रिया चल रही कि समाप्त हो गई? उसी तरह बैठने की क्रिया चल रही है। समझ में आ रहा है? तो जब पार्टिसिपल की क्रिया चल रही हो, अच्छा ये पार्टिसिपल है, ये आप, इसमें कोई मतभेद है? इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ये पार्टिसिपल की क्रिया है? इसको मानते हैं ना? चलिए, अच्छा बैठा कौन है? यानी कि पढ़ भी वही रहा है, बैठा भी वही है। चलिए, तो ही वाज स्टडिंग। अच्छा, एक चीज और बढ़ाते हैं, वह एक किताब पढ़ रहा था, वह बैठ कर एक किताब पढ़ रहा था। तो क्या पढ़ रहा था? अ बुक। और आपने माना कि ये तरीका बता रहा है पढ़ने का, आपने माना कि ये पढ़ने का तरीका बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर।
तो आप लिखे, अच्छा क्रिया चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो लिखेंगे सिटिंग। आप कहां बैठकर, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। अब देखिए, अब आप इसके पहले क्या लगाएंगे, कामा। हमने कहा ये सिटिंग ऑन द चेयर को आप यहां ही के पहले भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिटिंग ऑन द चेयर कामा ही वाज स्टडिंग अ बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही कामा सिटिंग ऑन द चेयर फिर कामा वाज स्टडिंग अ बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा, आप यहां भी लिख सकते हैं इसको पूरे को, सिटिंग ऑन द चेयर, यहां भी लिख सकते हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही कामा सिटिंग ऑन द चेयर कामा, और बाकी इस पूरे हिस्से को यहाँ पे लिख लेंगे। ये समझ में आया है आप लोगों को? अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ कामा न लगाए तो कोई दिक्कत है? दिक्कत, कामा न लगाए तो यह बैठ कौन रहा है, कामा नहीं लगाया है, लगा दिए हैं, इसका मतलब कि बुक से इसका कोई लेना देना। और अगर कामा न लगाए तो बैठने की क्रिया कौन कर रहा है, ये गलत हो जाएगा ना, इसलिए कामा लगाना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो आप यहां भी लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को यहां भी लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को इसके पहले भी लिख सकते हैं, और इस पूरे पार्ट को ही के बाद भी लिख सकते हैं। देखिए अगर लिखेंगे यहाँ पे तो इसके पहले भी और इसके बाद भी कामा लगाएंगे, उसके बाद इस वाले हिस्से को लिखेंगे। देखिए आपके लिए सबसे आसान क्या है, ये समझ में आया? चलिए दूसरे को देखते हैं, लिखा है, अच्छा यहाँ दोनों क्रिया साथ चले, जरा देखिएगा, सुमन फुटबॉल खेलते हुए गिर पड़ी, सुमन फुटबॉल खेलते हुए गिर पड़ी। खेलना गिरने का तरीका है कि खेलना गिरने का समय है, खेलना गिरने का तरीका नहीं है, खेलना गिरने का समय है। अच्छा चलिए, अब यहां पे लिखा देखिएगा, खेलने की क्रिया पहले से चल रही थी, गिरने की क्रिया दोनों साथ में चल रही थी कि बीच में हुआ, बीच में हुआ, ये क्रिया पहले से चल रही थी, ये क्रिया बीच में हुई, समय है। ठीक है, अब यहां भी, अच्छा दोनों क्रिया एक ही व्यक्ति द्वारा हो रहा है, सुमन गिरी भी सुमन खेली भी, तो लिखेंगे सुमन, कौन सा टेंस, गिर पड़ी, पास्ट इंडेफिनिट, फेल डाउन, फेल डाउन, सुमन फेल डाउन। ये थोड़ा जोर देने के लिए लिख देते हैं डाउन, गिर पड़ी, अच्छा गिरी होगी तो नीचे के ऊपर, नीचे, तो इसलिए मैंने डाउन लगा दिया। कहा जाए कि चिड़िया उड़ गई नीचे के ऊपर, तो लिखते हैं फ्लू अप, फ्लू अप या फ्लू अवे, फ्लू अवे, ठीक है ना, दूर हो गई आपसे अवे। कभी कभी जोर लगाने की, जोर देने के लिए, वर्ब पर जोर देने के लिए कभी कभी ये चीजें लगा दी जाती हैं। समझ में आ गया? आप डाउन नहीं भी लिखते तो भी सही था, तो मैंने लिखा सुमन फेल डाउन। अच्छा कब गिरी, खेलते हुए ना। अब यहाँ पे आप वाइल का यूज करेंगे, जब समय बताए तो उसके साथ क्या लिखेंगे, वाइल का यूज करेंगे। दोनों क्रिया एक ही व्यक्ति द्वारा हो रहा है, तो लिखेंगे वाइल प्लेइंग। अच्छा एक बात बताइए, जब ये गिरी तो खेलने की क्रिया चली थी कि समाप्त हो गई थी, खेलते हुए गिर पड़ी, जब गिरी तो खेलने की क्रिया चल रही थी, तो प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस, क्लियर है? अगला सेंटेंस, मैंने सुरेश को तुम्हारी कलम चुराते हुए देखा, कौन देखा, मैं, देखा मेन वर्ब सा, ऐसे भी हो सकता है, मैंने कलम तुम्हारी चुराते हुए महसूस किया, तो फेल्ट भी हो सकता है। अब देखिए पास्ट रिपीट है ना, तो सा हो जाएगा। अब किसको देखा, कोई कोई कंफ्यूजन है, देखा कौन सा टेंस, तो सेकंड फॉर्म, सी मीन्स देखा, सी मीन्स देखना, सा सेकंड फॉर्म। अच्छा किसको देखा, सुरेश को। अच्छा जब सुरेश को देखा तो चुराने की क्रिया चल रही थी, समाप्त हो गई थी, चल रही थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो लिखेंगे स्टीलिंग। किसकी क्या चुराते हुए, तुम्हारी कलम, तुम्हारी कलम ना, तो हो जाएगा योर पेन।
अब आप हमको ये बताएंगे कि चुराया किसने, मैंने कि सुरेश ने। अभी पिछले 2 वाक्यों में देखा कि दोनों काम एक ही व्यक्ति ने किया, यानी कि यहां पार्टिसिपल किसने किया, इसने किया। यहां पार्टिसिपल किसने किया, इसने किया। लेकिन यहां पार्टिसिपल किसने किया, सुरेश ने कि मैंने, सुरेश ने ना। यानी कि जब कोई पार्टिसिपल की क्रिया मुख्य क्रिया का ऑब्जेक्ट कर रहा हो तो आप इसको यहीं पे लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे। इसको आप पहले नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया, समझ में आया। ये तीनों सेंटेंस देखिए, इनको आप जब बार बार करेंगे, देखिए हम पढ़ाए आपको, बस आपने माना कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें आपको परफेक्शन मिलेगा, आपको ये चीजें और इस पर कमांड होगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा इसको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद से हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब भी करेंगे जब क्रिया समाप्त हो गई हो। तो वो कब किस कंडीशन में करेंगे, प्रेजेंट समाप्त होने की कंडीशन में कब करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।